हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और अच्छे से समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे और फिर आगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। ये थोड़ा सा यूनिक है एग्जाम्पल। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक अच्छा हमको समझा के जाएगा। ये पहले एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोल रहा है ये, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर गिर रहा है। यानी ये जो डायग्राम है ना, ये भी इन्होंने बुक में दे रखा है। ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी हमको दे रखा है। हमको ये बोल रखा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करती है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव प्लेट से गिर करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी हमको दे रखी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले हम जो ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये हमने लिख लिया। अब द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। Compare the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. मतलब दो अलग अलग केसेस हमको दे रखे हैं। पहले केस के अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है और जो प्लेट्स का अलाइनमेंट है कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है। नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन फॉल हो रहा है ना। और हमको क्या फाइंड करना है, कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों केसेस के अंदर हमको टाइम ऑफ फॉल निकालना है। टाइम ऑफ फॉल क्या होता है, हमने 11th के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एक बार वापस हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। टाइम ऑफ फॉल मतलब कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए, है ना। तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल न्यूमेरिकल करने का यही तरीका होता है। अगर जो भी चीज़ हमसे पूछी गई है ना, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मूला क्या है, 2h/a एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो कि हमको क्या क्या निकालना है। केस 1 के लिए भी मुझे टाइम ऑफ फॉल निकालना है, केस 2 के लिए भी मुझे टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो देखो, जो h है, प्लेट्स का डिस्टेंस है, वो तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है। अब चाहिए हमको a एक्सेलरेशन, यानी कि एक बार मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बार मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब ये हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो केस 1 की मैं बात करता हूँ। तो मैं जानता हूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहीं तो हमारा कूलम्स लॉ काम में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स F = QE लिखते थे हम, है ना। या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसमें लिखा था F = QE। तो यहाँ पर Q की जगह एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिख सकता हूँ F = E और कैपिटल E। ठीक है, ये फोर्स हो गया, जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है, ये हमारा चार्ज है। अब मैं एक और चीज़ जानता हूँ, देखो यहाँ पर कि F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ये तो हम बचपन से जानते हैं, 9th से पढ़ रहे हैं। F = मा। तो यहाँ पर मैं सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन = चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन × इलेक्ट्रिक फील्ड। आई जस्ट हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको सिर्फ इससे डिवाइड कर दूंगा, E × कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से A ऑफ E मिल गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना मुझे, तो सिंपली यहाँ पर जो A है इसकी जगह इसको पुट कर दूंगा। तो देखो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2h। अब A की जगह मैं लिख दूँ पूरा, तो स्मॉल e और कैपिटल E नीचे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा। समथिंग लाइक दिस, इस तरह से होगा। क्लियर, इस तरह से होगा ये। अब देखो, अब क्या करना है,
अब तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है मुझे, है ना। चलो वैल्यू पुट करता हूँ। 2 और हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ना, इसी के कारण काफ़ी गलतियाँ होती है। अब ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 लगाते हैं, ठीक है, -2 लगाते हैं। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमको याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, होल रूट है ये। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो टाइम आएगा मेरे पास 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ये आंसर है केस 1 का। क्लियर, केस 1 क्लियर हुआ। चलो अब केस 2 देखते हैं। यहाँ पर वो भी बिल्कुल सिमिलर इसके जैसे ही होगा, केस 2 भी इसके जैसे ही होगा। अब मैं केस 2 के अंदर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसी की जगह एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होने वाला है। देखो ना, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होने वाला है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा हमारे यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा, और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतने होता है जितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। बस मास ऑफ प्रोटॉन एक अलग है, इसकी वैल्यू अलग होती है मास ऑफ प्रोटॉन की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और फाइनली फाइंड करेंगे। तो मैंने टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो कैसे लिख दूँ 2hmp/e, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया इस केस में। अब देखो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू एच कितना है 1.5 10 की पावर -2। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी एक ही है, 2 इंटू 10 की पावर 4 गिवन है ना ये तो हमको। बस अब रूट लगा देंगे। जब हमने रूट लगाया तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो इसका आंसर हमको मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पर ये टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी फॉल होगा। देखो टाइम इसको कम लग रहा है ना, तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन टेक्स लेस टाइम देन प्रोटॉन टू फॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लग रहा है, एक चीज़ यहाँ पे हमको पता चली। और यही चीज़ इसने यहाँ पर पूछा है, बोला कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से कॉन्ट्रास्ट करो। तो फ्री फॉल के अंदर क्या होता था, फ्री फॉल में हम पढ़ते थे 11th के अंदर, हमने पढ़ा था कि मास से कुछ लेना देना नहीं है। जो टाइम ऑफ फॉल होगा हमारा वो मास पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, मास से कुछ लेना देना नहीं है। वो जनरली 2h/a, ये बस मास पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक भारी चीज़ हमने फेंकी, हल्की चीज़ फेंकी तो भारी ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी या हल्की पहले जल्दी पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी था ना, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर हमने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं पड़ी थी, ठीक है। क्योंकि देखो हाइट सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। फ्री फॉल क्या होता था, अरे हम छत से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, है ना, ऐसे छत से फेंक रहे हैं, तो कौन सी चीज़ जल्दी जाएगी। तो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्री फॉल का ये है हमारे पास 2h/a। तो यहाँ पर मास से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। एक्सेलरेशन सबका सेम होगा ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ पर ये केस था। बट इस सिचुएशन के अंदर हमारा केस क्या है कि हमने ये देखा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉल हो रहा है, फ्री फॉल की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉल हो रहा है, तो उसका मास जितना कम होगा उतनी जल्दी वो आएगा। तो दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट विद द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इतना हमको बताना था। क्लियर। हमने यहाँ पर ग्रेविटी का कोई भी कंसिडरेशन नहीं करा है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हुए सारी कैलकुलेशंस करी हैं। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं 1.9। जो इसमें गिवन चीज़ें थी, रिक्वायर इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है। देखो हमको इस तरह का डायग्राम दे रखा है इन्होंने, है ना, और बोला है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट
सी है, ठीक है। और हमको बोल रखा है कि इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 कूलम। और यहाँ पर इस वर्टाइस पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड भी है -10⁻⁻8 कूलम, इस तरह से। और हमसे कहा गया है कि हमको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर, हमको फाइंड आउट करनी है। और ये डिस्टेंस भी हमको दे रखा है, ये 0.1 मीटर है। और ये जो ए पॉइंट है सेंटर के अंदर है, तो ये 0.05 मीटर है। ये हमको सब बता रखा है, 0.05 मीटर है। ये हमको डायग्राम में हम देखेंगे ना, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ वो डायग्राम में हमको गिवन है ना। तो ऐसा मत सोचना कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर में, गिवन है हमको, ठीक। और ये बी पॉइंट की और इस चार्ज की डिस्टेंस भी हमको दे रखी है 0.05, ये भी गिवन है डायग्राम में, ठीक है। एग्जाम्स में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमको ऑलरेडी डायग्राम बना के दे रखा होता है क्वेश्चन पेपर में। कई बार हमको खुद को इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि खुद ही को बनाना है और खुद ही को सॉल्व करना है। तो ये उस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम हमको गिवन है, ऑलराइट। और यहाँ पर हमको दे रखा है ये भी 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर। तो अब देखो तीनों साइड्स 0.1 है। इट मीन्स कौन सा ये ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स सारे एंगल्स 60 डिग्री है ना। ये एनालिसिस हमको करना आना चाहिए। जो भी हमको डायग्राम दे रखा है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसकी निकाल लेंगे, दिमाग में अपने रख लेंगे, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स के ऊपर, ए बी सी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर पॉइंट ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ए पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे लगाएगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए बाय चार्ज 1, Q1 लिख लेता हूँ ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये लगेगा EA1 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कैसे लिखेंगे अपन, KQ/R² होता है, ऑलराइट। KQ/R² होता है यहाँ पर। तो सिंपली मैं कैसे पुट करूँगा, K की वैल्यू तो मुझे पता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और Q की वैल्यू, ये वाला पॉजिटिव है तो 10⁻⁻8 अपॉन R² के अंदर मैं 0.05 का स्क्वायर कर लूँगा इस तरह से। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया EA1। नाउ नेगेटिव चार्ज जो है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर होने वाली है। EA2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A/2, तो ये भी कितना होगा देखना, KQ/R²। K की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू भी सेम है और R की वैल्यू भी तो सेम है। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये भी तो सेम ही आएगी, 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ऑलराइट, सेम आने वाली है। तो जब अब हम देखें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है चार्ज ए के ऊपर, दोनों राइट डायरेक्शन के अंदर है, ये भी राइट डायरेक्शन के अंदर है, ये भी राइट के अंदर है। तो जो नेट होगा EA that will be E1, that will be simply the summation of these two values. It means I just have to add EA1 plus EA2. तो 3.6 प्लस 3.6 × 10⁻⁴, तो ये ओवरऑल बन के आ जाएगा 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, राइट, ठीक है, राइट डायरेक्शन होगी, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। चलो फॉर पॉइंट बी है ना, बी पॉइंट की बात करते हैं। अभी बी पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव वाला क्या कैसे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी बाय फर्स्ट चार्ज, और ये किधर लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है भाई। ये देखो पॉइंट है ना, तो मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी एक पॉइंट पर लगाई जाती है और हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हम ये मान करके सारा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो वो टेस्ट चार्ज तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा ना, है ना। तो ये इस तरह से हो गया EB2। चलो अब मैं फाइंड करता हूँ EB1। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, हमको फाइनली सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। EB1 क्या होगा, KQ/R²,
क्लियर। तो यहाँ पर k कितना है 9 इंटू 10 की पावर 8 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, q कितना है 10 रेज़ टू द पावर -8 और r स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर कितना है, ये देखो डिस्टेंस 0.05 ही है, 0.05 का स्क्वायर, मतलब बिल्कुल इसके जैसा बन रहा है, सारी वैल्यूज़ के जैसे बन रही है, तो आंसर भी यही आएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब मैं बात करता हूँ EB2 की, ठीक है। तो यहाँ पर KQ/R², ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 अपॉन, अब यहाँ पर R क्या होने वाला है, अब यहाँ पर R क्या होने वाला है, देखो यहाँ तक 0.1 मीटर हो गया और यहाँ तक 0.05 मीटर हो गया, तो नेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक जब मैं ऐड करूँगा, अरे ऐड करूँगा मैं, 0.15 मीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो कम ऑन, होगा ना, है ना, 0.15 मीटर हो गया, क्लियर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर किया हमने तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आप बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखो ये वाली बड़ी होगी ना, अगर पावर सेम कर दूँ मैं, फिर एनालिसिस इजी रहेगा ना, पावर सेम कर दूँ, 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब बताओ EB1 बड़ा है और EB2 छोटा है, तो वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट EB2 फ्रॉम EB1, है ना, है ना, समझ पा रहे हो। चलो, तो EB विल बी, डायरेक्टली EB1 में से EB2 को मैं माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पावर सेम कर दी तो मुझे पता चल गया EB1 इज़ बड़ा एंड EB2 छोटा है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 36 माइनस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बताओ क्या आता है 36 माइनस 4, जल्दी बताओ, देखते हैं किसको आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, शाबाश। 32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब मेरा बड़ा वाला फोर्स जो था EB1 जो था वो किस डायरेक्शन में था, इधर था, है ना, तो नेट जो मेरा रिजल्टेंट EB रहेगा, रिजल्टेंट EB रहेगा मेरा, देखो यहाँ पर मैंने EA लिखना चाहिए था, ठीक है, करेक्ट कर लेना है, EA लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर जो EB रहेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, लेफ़्ट डायरेक्शन, क्लियर, लेफ़्ट डायरेक्शन। चलो अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर जगह है तो पॉइंट C की बात कर लेते हैं इधर, फॉर पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C की बात कर लेते हैं। अब पॉइंट C के ऊपर ये पॉजिटिव है तो ये इधर धक्का लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C/1, और ये नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C/2। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे देखना EC1 फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ/R², EC2 का भी फॉर्मूला KQ/R², दोनों को मैं इक्वल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि Q सेम है, K सेम है और R भी तो सेम है, डिस्टेंस भी तो सेम है, तो दोनों की वैल्यू एक साथ ही आ जाएगी ना, KQ/R², ठीक है। K कितना है मेरा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, Q कितना है 10 की पावर -8, R कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू जो निकल के आने वाली है वो है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, दिस इज़ द वैल्यू, है ना। पर जो समझने वाली बात क्या है कि ये अब हमको नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी कांट ऐड देम डायरेक्टली एज वी हैव एडेड इन द केस ऑफ EA एंड EB, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर थे ना, तो हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया, है ना। नाउ टू ऐड दीज टू क्वांटिटीज आई हैव टू यूज़ द वेक्टर एडिशन फार्मूला, याद है वेक्टर एडिशन फार्मूला, देखो दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं दोनों को EC1 इक्वल टू EC2 इक्वल टू E मान लेता हूँ, लेट, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन फार्मूला के अकॉर्डिंग EC विल बी रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। व्हाट इज थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ओके, इट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, and I have already told that it is an equilateral triangle because all sides are equal, so all angles are equal and equal to 60 degree. This is the basic knowledge which we have from class 8th 9th के equilateral triangle के सभी angles 60 degree होते हैं, so this angle will be also 60 degree. Now if I have to find this theta, then I just have to subtract 60 from 180. ओके 180 माइनस 60 कितना होता है 120, सो थीटा है हमारा क्या 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
अब cos 120 कितना होता है, -1/2, -1/2, ठीक है। सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज़, ये 2e² हो जाएगा, ये 2e² हो जाएगा, और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, है ना। देन ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का e² बचेगा और प्लस का 2e², 2e² में से एक e² जाएगा, देन वी विल हैव ओनली 1e², वो भी रूट के अंदर। अभी रूट हटाएंगे तो EC विल बी E, और E की वैल्यू क्या हमने मानी थी, ये रही 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या कहाँ होगी, राइट। नेट जो रिजल्टेंट लगने वाला है वो EC इधर लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया है। तो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ही काफ़ी टाइम हो गया, चलो छोटा सा फिर भी टॉपिक अपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा मैंने, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। या सिंपली अगर मैं कहूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कैसे, देखो ये रहे दो चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज एंड ये है पॉजिटिव चार्ज, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। अब ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मैं x भी ले सकता था, मैंने 2a क्यों लिया, देखो x भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2a इसलिए लिया जाता है क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशंस करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, है ना, एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकालनी पड़ेगी, तो इन दैट केस हमको इसका हाफ करना पड़ेगा, है ना। सपोज करो अगर मैंने इसकी जो डिस्टेंस है x ले ली और x का हाफ करना पड़ा, तो x/2, डेरिवेशन में बार बार x/2 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा हमको, है ना। बट अगर हमने 2a लिखा, इसका हाफ करा हमने, तो सिंपली हमको a लिखना पड़ेगा, तो वो बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आया। तो बस यही रीज़न है कि मैंने इसको 2a लिया, बट आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो यू कैन राइट x ओनली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2a यू कैन राइट x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक स्टैंडर्ड तरीका यही है कि हम 2a लेकर के चलें। और इस डाइपोल का जो सेंटर है, ये है डाइपोल का सेंटर ऑफ डाइपोल, ऑलराइट, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी, इफ़ आई हैव टेकन दिस एज द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी a, और यहाँ से यहाँ तक का भी a होने वाला है। क्लियर, चलो ये चीज़ समझ में आई डाइपोल के बारे में। अब बताओ टोटल चार्ज ऑन डाइपोल क्या होता है। अगर कोई बोले टोटल चार्ज ऑन डाइपोल निकालो, +q - q = 0, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल तो 0 है ना। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल कितना होता है, 0। एक चीज़ समझ में आई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल चार्ज डाइपोल का 0 है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे भाई, देखो किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ अगर हमको मेजर करनी है तो हम उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछते हैं। जैसे कोई हमारे पास दो चार्ज है, ये चार्ज है, इसका पूछा मैग्नीट्यूड कितना है Q1 का, तो बताया किसी ने 10 कूलम। मैंने पूछा Q2 का कितना है, किसी ने बताया 100 कूलम। तो मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि दिस चार्ज इज हैविंग हायर मैग्नीट्यूड, दिस चार्ज इज हैविंग हायर स्ट्रेंथ, दिस चार्ज विल हैव हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एज कम्पेयर टू Q1, है ना। ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। बट अगर मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, देन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू कंपेयर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज टू डाइपोल, क्या क्राइटेरिया होगा जिससे मैं इन दोनों डाइपोल्स को कंपेयर कर पाऊंगा कि किसके डाइपोल की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। क्योंकि मैं चार्ज से तो नहीं कंपेयर कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो सभी डाइपोल का 0 ही होगा, क्योंकि डाइपोल क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। समझ पा रहे हो भाई। चार्ज जो होगा, कोई भी डाइपोल ले आओ, यहाँ पर 100 कूलम, यहाँ पर 100 कूलम, नेट चार्ज 0, यहाँ पर 500 कूलम, यहाँ पर 500 कूलम, नेट चार्ज 0। सो वी कांट जज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाइपोल विद द हेल्प ऑफ द टोटल चार्ज। सो टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल आई नीड टू डिफाइन अ डिफरेंट यूनिट, एक अलग क्वांटिटी, एक अलग यूनिट, एक अलग टॉपिक मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं हम, किस तरह से इस पर क्वेश्चंस आएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज का लेक्चर अगर समझ में आया हो, एग्जांपल्स आपको समझ में आए हों, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।